हम सबके दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है ना, कि अपने रिटायरमेंट के लिए लंबी प्लानिंग करें या फिर कल को अचानक कोई मेडिकल ज़रूरत आ पड़े उसके लिए तैयार रहें। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो असली सवाल ये है कि अपनी मेहनत की कमाई को रिटायरमेंट जैसे लॉन्ग टर्म गोल में लगाएं या फिर हेल्थ की सुरक्षा पर खर्च करें। मतलब दोनों में से किसे चुनें, ये फैसला लेना वाकई मुश्किल लगता है। पर अच्छी बात यह है कि अब मार्केट में कुछ ऐसे नए तरीके और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज आ गई हैं जो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक नए टूल की, एनपी स्वास्थ्य। फिर एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग है, उस पर आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के बेसिक रूल्स क्या हैं। फिर एक स्टार्टअप पोर्टफोलियो कैसा दिखता है वो समझेंगे और आखिर में कुछ एक्सपर्ट फंड रिकमेंडेशंस पर भी नज़र डालेंगे। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मार्केट में एक नया प्लेयर आया है। पीएफआरडीए ने एक बहुत ही यूनिक पेंशन लिंक्ड हेल्थ केयर स्कीम शुरू की है जिसका नाम है एनपीएस स्वास्थ्य योजना। देखिए, इसका मकसद बहुत सिंपल है, रिटायरमेंट सेविंग्स और हेल्थ की ज़रूरतों को एक साथ जोड़ना। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। ये स्कीम एनपीएस सब्सक्राइबर्स को ये ऑप्शन देती है कि वो अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का एक हिस्सा निकालकर एक अलग अकाउंट में रख दें और इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल खर्चों के लिए किया जा सकता है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया या डॉक्टर की फीस। मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट से दो काम हो रहे हैं। ये काफी स्मार्ट तरीका है। लेकिन रुकिए, इसमें कुछ नियम और शर्तें भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए उम्र 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, आप अपने टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन का सिर्फ 30% ही इस हेल्थ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक और कैच है, आप इस अकाउंट से पैसे तब तक नहीं निकाल सकते जब तक इसमें कम से कम 50,000 रुपए जमा ना हो जाएं। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो 25% तक की पार्शियल विड्रॉल की सुविधा है। और अगर भगवान न करे कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, मतलब बिल आपके जमा पैसे के 70% से भी ज्यादा का हो, तो आप पूरा 100% पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये स्कीम सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है ना? लेकिन यहीं पर एक्सपर्ट्स की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग आती है और वो ये है कि इस स्कीम को एक सप्लीमेंट की तरह देखना है, मतलब एक एक्स्ट्रा हेल्प, किसी चीज का रिप्लेसमेंट नहीं। और अगर मैं इसे और साफ शब्दों में कहूं तो वाइज इन्वेस्ट के फाउंडर हेमंत रुस्तगी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि एनपीएस स्वास्थ्य योजना को हेल्थ इंश्योरेंस का विकल्प समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है, इसे हमेशा याद रखना है। चलिए जरा इन दोनों के फर्क को समझते हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप एक छोटा सा प्रीमियम भरते हैं और बदले में आपको एक बहुत बड़ा कवर मिलता है। ये लाखों के मेडिकल बिल के सामने एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करता है। दूसरी तरफ एनपीएस स्वास्थ्य योजना है। इसमें आपका कवर सिर्फ उतना ही होगा जितना पैसा आपने खुद जोड़ा है। तो मतलब साफ है, ये एक एक्स्ट्रा कुशन है, एक अतिरिक्त सहारा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास या तो हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं या फिर उनका कवर कम पड़ रहा है। तो अगर एनपीएस स्वास्थ्य योजना सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर है, तो फिर असली हीरो कौन है? असली सोल्यूशन क्या है? देखिए, असली सोल्यूशन छिपा है एक मजबूत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने में। तो चलिए अब उन सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पहला कदम रख रहा है तो ये 3 स्टेप्स बिल्कुल फाउंडेशन की तरह हैं। स्टेप 1, अपने गोल तय कीजिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप ये पैसा बचा क्यों रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। स्टेप 2, अपना टाइम होराइजन देखिए। मतलब आपके पास कितना वक्त है, 5 साल, 15 साल या 30 साल, क्योंकि जितना लंबा टाइम होगा उतना ज्यादा रिस्क लिया जा सकता है। और स्टेप 3, इन दोनों बातों के आधार पर अपना एसेट एलोकेशन तय कीजिए, यानी कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में, ये डिसाइड करना। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो अक्सर लोग करते हैं। और पहली गलती शायद आपको थोड़ी हैरान कर दे, वो है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब जरूरत से ज्यादा फंड्स में पैसा लगा देना। सोचिए, 26,000 की एसआईपी के लिए 7 फंड्स या सिर्फ 4,700 की एसआईपी के लिए 8 अलग अलग फंड्स। इतने सारे फंड्स रखने से होता क्या है? एक तो पोर्टफोलियो को ट्रैक करना सिरदर्द बन जाता है और दूसरा आपके रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं क्योंकि घूम फिर कर कई फंड्स एक जैसे ही स्टॉक्स में पैसा लगा रहे होते हैं।
दूसरी बहुत बड़ी गलती है थीमैटिक या सेक्टोरल फंड्स के पीछे भागना। आपने सुना होगा इंफ्रा फंड्स, पीएसयू फंड्स। प्रॉब्लम यह है कि ये फंड्स बहुत ही नैरो, एक सीमित दायरे में इन्वेस्ट करते हैं। इससे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक रेगुलर इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो में इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की सलाह हमेशा यही रहती है कि ऐसे फंड से दूर रहें और वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स में पैसा लगाएं। तो सवाल ये है कि फिर एक अच्छा स्टार्टर पोर्टफोलियो आखिर दिखता कैसा है? चलिए अब तक जो हमने सीखा उसे प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ एक मॉडल पोर्टफोलियो का ब्लूप्रिंट है जो खास तौर पर नए इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक उदाहरण है जो एक नए इन्वेस्टर के लिए सजेस्ट किया गया है। मान लीजिए 40,000 रुपए की मंथली एसआईपी है, तो इसके लिए सिर्फ 4 फंड्स चुने गए। एक है मल्टी कैप जो हर साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। 2 है लार्ज एंड मिड कैप जो बड़े और मीडियम साइज की कंपनियों पर फोकस करते हैं। और एक है फ्लेक्सी कैप जिसमें फंड मैनेजर को मार्केट के हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट करने की पूरी आज़ादी होती है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कम फंड्स के साथ भी मार्केट के हर हिस्से का फायदा उठाया जा सकता है। तो चलिए अब इसे कुछ ठोस रेकमेंडेशंस के साथ खत्म करते हैं। अब हम सीधे एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए कुछ टॉप फंड्स पर नजर डालेंगे जो किसी के भी पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। हेमंत रुस्तगी ने नए और जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इन 4 फंड्स को सजेस्ट किया है। लिस्ट में है कोटक मल्टी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये सब के सब वेल एस्टैब्लिश्ड और अच्छे खासे डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। तो आज की पूरी बातचीत के बाद अब थोड़ा रुक कर सोचने का वक्त है। हमने ये तो समझ लिया कि एनपीएस स्वास्थ्य योजना एक काम की एक्स्ट्रा सुविधा है, लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो एक मजबूत, वेल डाइवर्सिफाइड और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से ही मिलती है। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो आम गलतियों से बचा रहे। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या किसी का भी पोर्टफोलियो सिर्फ आज की जरूरतों के लिए बना है, या वो आने वाले कल की चुनौतियों और बड़े सपनों के लिए सच में तैयार है?